टू एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सभी लोग, और आप सब लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और आप लोगों के पास न्यूज़ आई चुकी होगी कि 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्ट कैंसिल हो चुके हैं, पूरी तरीके से रद्द कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो बहुत सारे बच्चे बहुत इस डिसीज़न से खुश भी होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि नहीं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने चाहिए थे। तो मिक्स्ड फीलिंग आ रही होगी सारे बच्चों में से। कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि होना चाहिए, कुछ सोच रहे होंगे नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल बच्चों, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं तो फाइनली आपको सिर्फ 12th तक ही चीज़ों को नहीं पढ़ना है, 12th के आगे भी चीज़ों को पढ़ना है। आपको फर्दर नीट के एग्ज़ाम्स देना है। तो ये अच्छी बात है कि आपको अभी बोर्ड नहीं देना है, बट आप अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करके रखिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके रखिए, ताकि आप और भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें नीट के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, और बेसिकली सेल जो है उसे हम बोलते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को यहाँ पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, और ताकि जो भी इन्फॉर्मेशंस है बच्चों, आपको वहाँ पे मिलेगा कि हम अगला टॉपिक या अगले जो कोर्सेज़ हैं वो हम क्या क्या टॉपिक्स को स्टडी करेंगे अपने यूट्यूब चैनल्स पे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मेरा नाम सुजीत सिंह है, और मैं करंट टाइम पे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नीट के अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हैं, जिनको मैंने सॉल्व किया है, जिन बच्चों की क्वेरीज़ रहती हैं। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में स्टडी किया। सेल, ठीक है, तो हमने सेल वॉल को स्टडी किया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में स्टडी किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी किया, गोल्जी एपरेटस के बारे में स्टडी किया। तो जितने भी साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया। ठीक है, उसमें लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स के बारे में भी हमने चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइटोसोलिक ऑर्गेनल है, और दूसरे ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो इन दोनों ऑर्गेनल्स के बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों ही एक तरह के क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। मीन्स चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। मीन्स इनकी जो कवरिंग है उनमें दो लेयर्स प्रेजेंट है, जिसको हम आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर भी बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन या इनर लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो साइटोसोलिक ऑर्गेनल में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करें कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो क्या है, तो हमेशा पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक तरह के डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये बात सही है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली स्टेन नहीं हो पाता, इसलिए इसे हम माइक्रोस्कोप में बहुत आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ईजिली ऑब्जर्व नहीं होता है माइक्रोस्कोप में। तो नॉट ईजिली ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप। क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्टेन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इस स्टेन को वो एब्जॉर्व करता है और एक स्पेसिफिक कलर में ये विजिबल होता है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को माइक्रोस्कोप्स में ऑब्जर्व करें तो इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हमें दिखता है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है बट बहुत ही ईजीएस्ट वे में नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ईजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों ही कैसे हैं, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये बात तो सभी को क्लियर है। दूसरी चीज़, यही दोनों ऐसे ऑर्गेनल हैं जो अपना डीएनए भी क्या करते हैं, अपने डीएनए को भी कंटेन करते हैं। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बात तो सभी को क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कंटेन इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। और सेम यही चीज़ क्लोरोप्लास्ट में भी है। तो क्लोरोप्लास्ट भी अपना डीएनए को क्या करता है, कंटेन करके रखता है, कंटेन इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। साथ में साथ यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स का जो टाइप है वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। तो देखो बच्चों, हमने बेसिकली बात किया था कि एक सेल है, सेल का अपना क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो इस क्रोमोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर्स आप देखो तो लीनियर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, लीनियर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम वहीं पर किसी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या किसी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनका अपना एक क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है, सपोज ये एक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो ब्लैक कलर से हमने बनाया है ये सपोज ये क्या है, एक तरह का क्लोरोप्लास्ट है। ये बात समझ में आई सभी को। तो ये अपना क्या रखते हैं, सर्कुलर डीएनए, अपने सर्कुलर डीएनए को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे साइटोसोलिक ऑर्गेनल्स के आप नाम बताइए जो अपना डीएनए क्या करते हैं, कंटेन करके रखते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। कौन कौन से, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्या है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, बात यहाँ क्लियर हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ईजीएस्ट वे में विजिबल नहीं होते माइक्रोस्कोप्स में, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए कंटेन करते हैं और साथ में साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स कौन से टाइप के हैं, तो 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। अगर मैं इसी सेल के अंदर राइबोसोम्स की बात करूं तो ये राइबोसोम्स कैसा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमेशा 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चे, तो हमने स्टार्टिंग में बात किया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक तरह का डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बेसिकली इस माइटोकॉन्ड्रिया को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही के अंदर ही वो साइट प्रेजेंट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस की हेल्प से सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, तो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस की हेल्प से, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। और ये एनर्जी का फॉर्म क्या होता है बच्चे, तो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए हम सेल को, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बच्चे, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स
पूरे सेल के अंदर जो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, अपना खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और वो राइबोसोम्स का टाइप क्या है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बच्चों। देखो अगर इसको स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद आप एक बार ज़रूर अपनी NCERT या कोई भी रेफरेंस बुक आप रीड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट सेल्स में इनका नंबर और इनका साइज जो है वो वेरी करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। तो अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर हम साइज़ की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है वो बेसिकली, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ है, अगर इनका शेप कैसा होता है तो सिलेंड्रिकल शेप होता है। पहली चीज़ तो आप ये देखो कि इनका शेप कैसा होता है। अगर मैं बात करूं कि शेप कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो बच्चे इनका शेप जो है सिलेंड्रिकल शेप है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर्स का अगर हम डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर जो है बेसिकली बच्चे 0.221 माइक्रोमीटर, कितना, 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के डायमीटर को अगर हम मेज़र करें तो बेसिकली 0.2 1.0 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर हम कंसीडर करके चलते हैं बच्चे। और इनका लेंथ जो है, इस सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर तो हमने पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें लेंथ की, तो जो लेंथ है बच्चे वो है 4.1 माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है और इसका डायमीटर जो है ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर है, और लेंथ जो है बच्चे वो बेसिकली 1 से 4 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। ये बात सबको समझ में आया। बेसिकली अगर हम एक पॉइंट और देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। मीन्स यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन में 2 लेयर प्रेजेंट है। सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है या मेम्ब्रेन है उसको हम आउटर मोस्ट कवरिंग बोल रहे हैं, जो एक तरह की बाउंड्री का काम करती है। ठीक है बच्चे, और जो अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन्स पर ही बेसिकली क्या होता है कि फोल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है बच्चे। ठीक है, अब हमने बात किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर एक हो गई, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ये है, और इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ये है। मीन्स आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के बीच का जो ये स्पेस है बच्चे, ये जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, चलिए हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं। तो ये बेसिकली जो रेड कलर का स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को अगर हम डिफाइन करें तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बात सभी को क्लियर है। और इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलती है जिससे हमने स्टडी किया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आपका सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, वो यहीं पर
प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, क्योंकि इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ही क्या चल रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन। बात क्लियर है। और एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी। और एटीपी जब प्रोड्यूस होगा तो इसी एटीपी को सेल जो है अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस एटीपी को क्या करेगा, यूज करेगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात क्लियर है बच्चे। तो अभी हमने 3 पॉइंट्स को देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, बीच के स्पेस को क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बात क्लियर है। अब देखो, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड वाली स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप कंसिडर करके चलो कि इस वाले पूरे स्पेस को जो ग्रीन पार्ट में दिख रहा है, स्लाइटली ग्रीन और येलो कलर इसमें दिख रहा है, ये मैट्रिक्स का पार्ट है। यहाँ देखो बच्चे, जो फोल्डिंग दिख रही है ना, ये फोल्डिंग, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टा या क्रिस्टी, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है क्रिस्टी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फोल्डिंग्स हैं इन इनर मेम्ब्रेन्स के में, तो ये फोल्डिंग बेसिकली है क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं बच्चे, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं बच्चे, तो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, अभी अब जब आगे के टॉपिक्स में आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो आप ये समझोगे कि जो ये इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, इसी इनर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। और ये एंजाइम्स बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एंजाइम पार्टिसिपेट करके एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और वहाँ से आपको क्या मिलता है, एटीपी, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा साइटोसोलिक ऑर्गेनेल है जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो आप हमेशा बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये बात सभी को क्लियर है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमने देखा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, कंटेन इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल, कंटेन इट्स ओन सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का क्या होता है, सर्कुलर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स है। ये बात सभी को क्लियर है बच्चे। तो बेसिकली हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स को देखा और माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखा। अगर कोई आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीज़न है वो किसके थ्रू होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा जो डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, डिवीज़न परफॉर्म बाय फिजन। ठीक है, तो फिजन एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रहा है, अपने आप को डिवाइड करता है। ये बात सभी को क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने देखा बच्चे कि पहली चीज़ तो हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप्स के अंदर ईजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, मतलब उनको हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो स्टेनिंग का प्रोसेस परफॉर्म करके हम उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप्स में वो ईजिली विजिबल होते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम किसी प्लांट लीफ को कंसीडर करके चलते हैं बच्चे, कि सपोज ये एक प्लांट लीफ है। ठीक है, अब इस प्लांट लीफ में जो ये प्लांट लीफ है बेसिकली, अगर हम बात करें इस प्लांट लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है बच्चे, रेड कलर का क्या प्रेजेंट है, तो मेसोफिल सेल्स।
तो इसे हमने बोला मेसोफिल सेल्स। इसी मेसोफिल सेल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट अ क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरह का प्लास्टिड है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो थोड़ा सा यूनिकनेस कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं कि जो प्लास्टिड्स है ना वो सभी प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लास्टिड्स के बारे में तो प्लास्टिड्स जो हैं आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, और इन्हीं प्लास्टिड्स को पिगमेंट के बेसिस पर कुछ प्लास्टिड जो है वो कलर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लास्टिड जो हैं वो कलरलेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनके और भी टाइप्स हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे आगे के पॉइंट्स में। तो अभी तक बच्चे एक बात क्लियर हुआ कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट लीफ में अगर हम मेसोफिल सेल्स को विजुलाइज करें तो इसी मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन कहाँ पर है प्लांट सेल्स के अंदर, तो आप हमेशा बोलोगे कि प्लांट लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक तरह के कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को एक छोटे से फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे देखें तो प्लास्टिड्स को अगर हम देखें तो प्लास्टिड्स जो हैं वो सभी फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। अगर हम इस प्लास्टिड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके नेचर के बेसिस पे तो यहाँ पर कुछ प्लास्टिड्स जो हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं और कुछ हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। मतलब ये आप कह सकते हो कि कुछ प्लास्टिड्स जो हैं वो पिगमेंट को कंटेन करते हैं और कुछ प्लाज्मिड्स जो हैं प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हैं विथ पिगमेंट और कुछ प्लास्टिड्स हैं विदाउट पिगमेंट। ये बात क्लियर है सभी को, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो प्लास्टिड्स के अंदर पिगमेंट होगा वो कैसा होगा, पिगमेंट इट मीन्स कुछ ना कुछ कलर अपीयर होगा। तो कलर्ड आप कह सकते हैं कलर्ड फॉर्म में होंगे और ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। इनका खुद का अपना कोई कलर नहीं होगा। तो अगर हम कलर्ड प्लास्टिड्स को अंडरस्टैंड करें तो इनके दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो प्लास्टिड्स हैं कुछ में पिगमेंट्स प्रेजेंट है और कुछ में पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है। अब जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है बच्चे उनको हमने डिवाइड किया क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बेसिस पे। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स हैं ये कंटेन करते हैं अ पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो ये कैसे पिगमेंट को कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट को कंटेन करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है बच्चे वो बेसिकली कंटेन करता है अ पिगमेंट लाइक ज़ैंथोफिल। ये बात क्लियर है। और साथ में क्या कंटेन करता है, कैरोटीन, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखें तो क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स।
क्रोमोप्लास्ट में भी दो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं जेंथोफिल और कैरोटीन। इनके अलावा भी कुछ पिगमेंट्स और प्रेजेंट होते हैं, बट मेजरली फॉर्म में आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जेंथोफिल और कैरोटीन नाम के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और इलॉबरेटिव फॉर्म में देखें, ऐसे पिगमेंट जिसके ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर पिगमेंट्स एब्सेंट है, तो एब्सेंट होंगे तो उनमें कोई अपना खुद का कलर नहीं होगा, तो उसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट। किसके बारे में पढ़ते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर अपना खुद का पिगमेंट है, तो हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। और ये दोनों ही पिगमेंट कहाँ यूटिलाइज होते हैं? तो यूज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यूज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है बच्चे, अभी तक सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप सभी को? कमेंट करके आप ज़रूर हमें मेंशन कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ईजीएस्ट वे में समझ में आया, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया बच्चे। मैं उस टॉपिक को और भी ईजीएस्ट मैनर में इस वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। इस चैनल के ऊपर उन वीडियो को बना करके हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर प्लास्टिड्स को हमने पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया कि कुछ पिगमेंट्स ऐसे, कुछ प्लास्टिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर खुद का अपना पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और कुछ प्लास्टिड्स ऐसे हैं जिसके खुद का अपना कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो ये ल्यूकोप्लास्ट है इसके अंदर अपना खुद का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। ये बेसिकली स्टोर करने के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ करता है। तो बेसिकली ये किसके लिए यूज़ करते हैं? कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को स्टोर करने के लिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए, फैट और ऑयल को स्टोर करने के लिए, या आप कह सकते हैं प्रोटीन को स्टोर करने के लिए। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट है इसमें ये कैसा प्लास्टिड है? विदाउट पिगमेंट वाला, मतलब इसके अंदर अपना खुद का पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो ये पिगमेंट बेसिकली, ये जो प्लास्टिड है वो स्टोरेज का फॉर्म काम करता है। तो इसको अगर हमने इसके स्टोरिंग नेचर के बेसिस पे देखा तो 3 डिफरेंट टाइप के ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं, जिसको हमने किसके बेसिस पे देखा? स्टोरेज के बेसिस पे देखा, ठीक है। मीन्स इसके अंदर किस तरह का मॉलिक्यूल स्टोर होता है, ठीक है बच्चे। तो अगर हमने बात किया एमाइलोप्लास्ट के बारे में, हमने किसके बारे में बात किया? एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होता है? तो ये बेसिकली मेनली यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब किसको स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। ये बात सभी को क्लियर है? तो ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप क्या है? एमाइलोप्लास्ट, ठीक है बच्चे। तो अगर हम दूसरे टाइप को देखें तो बेसिकली इलायोप्लास्ट, दूसरा टाइप जो है इलायोप्लास्ट। तो ये भी एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप है, और ये बेसिकली किसको यूज़ करता है स्टोर करने के लिए? तो फैट एंड ऑयल्स को क्या करता है बच्चे? स्टोर करता है। अगर हम थर्ड पार्ट को देखें कि थर्ड पार्ट ल्यूकोप्लास्ट का क्या है, तो एलेरोप्लास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? एलेरोप्लास्ट। एलेरोप्लास्ट जो है वो बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्टोर करता है, ठीक है बच्चे। तो ये किसको स्टोर करता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स का वो टाइप है जिसके अंदर अपना खुद का क्या नहीं प्रेजेंट है? पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। तो ये कैसा होगा? कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? ये कलरलेस होगा। ये बात सभी को क्लियर है बच्चे? अब देखो, बेसिकली हमने जो अंडरस्टैंड किया कि जो ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है, अगर हम बात करें कि ल्यूकोप्लास्ट, तो एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलेरोप्लास्ट, ठीक है।
तो बेसिकली प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आया। अब देखो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को देखें तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा बच्चे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें तो बेसिकली ये किसका स्ट्रक्चर है? एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे। और इस क्लोरोप्लास्ट का अपना एक जो कैरेक्टर है वो बेसिकली ये है बच्चे कि ये अपना खुद का क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। और वो जेनेटिक मटेरियल कैसा है? तो बेसिकली सर्कुलर फॉर्म है। तो ये अपना खुद का क्या कंटेन करता है? सर्कुलर डीएनए को कंटेन करता है और साथ में 70S टाइप के राइबोसोम्स को भी क्या करता है बच्चे? कंटेन करता है। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब बेसिकली होता क्या है कि अगर इसके स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर्स अगर हम समझाने के फॉर्म में बताएं तो बेसिकली इसके अंदर फ्लैट सैक के ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। और ये बहुत ढेर सारे थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर जस्ट क्वाइन की तरह अरेंज हो जाते हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोल देते हैं? ग्रेना और ग्रैनम। ठीक है। दो डिफरेंट ग्रैनम को कनेक्ट करने के लिए जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो हमने बात किया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसकी एक अपनी खुद की लेयर है आउटर लेयर और एक दूसरी लेयर है जिसको हम बोलते हैं इनर लेयर। इनर लेयर जो है वो स्लाइटली परमिएबल है। ये क्या है? लेस परमिएबल है। ठीक है। तो अगर हम इसको एक लेमन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में बनाएं तो बेसिकली ये एक आउटर लेयर हो गई, ये एक इनर लेयर हो गई। और अगर हम बात करें थाइलाकॉइड्स की तो थाइलाकॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्वाइन लाइक अरेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? थाइलाकॉइड। और इस पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना या ग्रैनम बोल देते हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्स किसका है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और क्लोरोप्लास्ट अपना खुद का क्या कंटेन करके चलता है? सर्कुलर डीएनए। ठीक है। अपना खुद का राइबोसोम्स भी कंटेन करता है। तो ये दो जो ऑर्गेनल हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये बहुत यूनिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप हमेशा रिकॉल करके रखना बच्चे कि ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और साथ में साथ जो अगला टॉपिक है उसको हम स्टडी करेंगे लाइक राइबोसोम्स क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, उनका रोल क्या है सेल्स के अंदर। ठीक है बच्चे। तो आप कमेंट करके मेंशन कीजिए कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। हालांकि अगला टॉपिक राइबोसोम्स के बारे में रहेगा, साइटोस्केलेटन्स के बारे में रहेगा, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि सभी को बहुत बेनिफिट हो। और बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके कैंसिल हुए हैं, बट मैं आप सभी को बोलूँगा कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपकी जो करियर है वो 12th के बाद स्टार्ट होता है। 12th तक आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप फर्दर अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक करके आप किसी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट से अपने मास्टर्स को और बैचलर डिग्री को कंटिन्यू करोगे। चलो ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। थैंक यू।